प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ के कुछ सवालों को करते हैं। सवाल है हमारा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर गुणा 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया है वो इसमें नोट करते हैं। एक कुआं है। कुआं कुछ इस तरीके का होता है। और इस कुएं का जो व्यास है वो 7 मीटर है। व्यास यानी कि यहां से यहां तक 7 मीटर। और इसका जो लंबाई है वो 20 मीटर है। अब यहां से जो मिट्टी निकल के आई है इससे एक चबूतरा बनाया है। उस चबूतरे का जो लंबाई चौड़ाई है वो 22 मीटर और 14 मीटर है। मान लो ऐसे ही 14 है और ऐसे ही 22 है। इस तरीके का चबूतरा बनाया है। ठीक, ये 22 मीटर, ये 14 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर एक कुआं है और इस कुएं से मिट्टी को खोदा गया है और इस मिट्टी को निकाल के बाहर रखा गया है। और इस मिट्टी जो निकली है बाहर, वहां से एक चबूतरा बनाया गया है इस तरीके से। इस तरीके से इस तरीके से एक चबूतरा बनाया गया है। और इस चबूतरे की आपको ऊंचाई बतानी है। मान लो ये ऊंचाई है इसकी h, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से जो मिट्टी निकली है, कुआं खोद के जो मिट्टी निकली है वही मिट्टी से तो चबूतरा बनाया है। कहने का मतलब है कि इस कुएं से जो मिट्टी निकली है उसका आयतन इस मिट्टी के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो इस कुएं का आयतन इस मिट्टी के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो हम यही यही कंसेप्ट लगाएंगे। ये हमारा घनाभ के जैसा बनना है और ये बेलन के जैसा बनना है। तो हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और इसका होता है एल बी एच। यहाँ पर एल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है और यहाँ पर आर इसकी त्रिज्या शंकु बेलन की। यहाँ पर एल इस घनाभ की लंबाई, बी इस घनाभ की चौड़ाई और एच इस घनाभ की ऊंचाई है। ठीक, यहाँ पर हम कैपिटल एच कर देते हैं। और यहाँ पर आर इस बेलन का त्रिज्या है और एच इस बेलन की ऊंचाई है। तो वैल्यू की जरा रखते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणा आर का वैल्यू है 7/2 की घात 2 और एच है इसका 20 बराबर, इसका एल है 22 गुणा बी है इसका 14 और गुणा इस एच को निकालना है। तो देखिए इसे क्या करना है। तो इसको 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 बराबर 22 गुणा 14 गुणा एच। ठीक, अब इस 22 से एक 22 खत्म, इस 7 से ये एक 7 खत्म, इस 2 से ये 10 बार खत्म, एक 7 से ये 2 बार खत्म। तो यहाँ पर सब खत्म हो गया। इसको इधर पहुँचा दो, इसको इधर पहुँचा दो, यानी कि ये बचा आपको 10/2 बराबर 2h। और यहाँ पर आपके लिए h का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10/2 गुणा 2, यानी कि h बराबर 10/4, h बराबर 2.5 मीटर। उस चबूतरे की जो ऊंचाई बनेगी
वो 2.5, यानी कि ये जो चबूतरा है इसकी जो ऊंचाई बनेगी ये 2.5 मीटर बनेगी। ठीक, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर हो तब। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ठीक, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो कैसे करते हैं इसको। माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x। अच्छा, बाकी सब किलोमीटर प्रति घंटे में, हम भी इसको मात्रक मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है 360 किलोमीटर। ठीक, अब इतनी दूरी को इस चाल से तय कर रहा है, तो अगर मैं समय वगैरह अगर निकालूं, समय बराबर तो ये होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। मान लिया इसमें जाने में टाइम लग रहा है t1 और दूरी ये तय कर रहा है 360 और चाल है इसकी x। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो अभी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल कितनी हो जाती? फिर पहले x थी, 5 बढ़ जाती तो ये हो जाती x प्लस 5। फिर दूरी उसने कितनी तय करता? तो दूरी तय करता 360 किलोमीटर। अच्छा, फिर हमें यहाँ से समय निकालते हैं। ये समय कितना लगता? मान लो ये समय लगता t2, तो समय बराबर सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो t2 बराबर दूरी, अब ये 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और चाल कितनी है इसकी? अब ये चाल है x प्लस 5। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। कहने का मतलब ये है, जब उसकी चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। कितना कम लग रहा है? 1 घंटा कम। तो इसका जो समय आएगा वो ज़्यादा आएगा और इसका जो समय आएगा वो कम आएगा। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं कि t1 माइनस t2 बराबर होगा 1। यानी कि यहाँ से जो समय लग रहा है और यहाँ से जो समय लग रहा है, इन दोनों समय का जो अंतर है 1 घंटा है। यहाँ पर चाल x है और यहाँ पर चाल x प्लस 5 है। जो चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, तो ये वाला समय कम होगा और ये वाला समय ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पर t1 और t2 का वैल्यू रखो और x का वैल्यू निकालते हैं। t1 का वैल्यू है 360 बटा x प्लस t2 का वैल्यू है 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। यहाँ से ऊपर से 360 कॉमन ले लो, 1/x प्लस 1 बटा x प्लस 5 बराबर 1। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। 360, यहाँ पर चिन्ह हमारा माइनस का है, ठीक, यहाँ पर माइनस का, तो इसका जो लासा आएगा वो आएगा x प्लस 5 और ई वाले इस वाले में इसका भाग करेंगे, सॉरी इसका भाग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा x प्लस 5 माइनस इस वाले में इसका भाग करेंगे तो ये रह जाएगा तो x, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा तो रह जाएगा 360 गुणा 5 और बट्टा x प्लस 5 बराबर 1। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 360 गुणा 5 बराबर x की घात 2 प्लस 5x। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 6 पंजा 30 और 3 पंजा 15, 3 18, x की घात 2 प्लस 5x। अब इस वाले को इधर ले जाइए, x की घात 2 प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करें
तो माइनस का 1800 आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये बीच वाली संख्या घट के आनी चाहिए, ठीक। तो 1800 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर कितना आना चाहिए, जिसका अंतर आना चाहिए 5। 1800 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसका गुणा तो 1800 आए, जिन दो के गुणा 1800 आए और उनका यो अंतर कितना है 5। तो हम इस तरीके से करेंगे x की घात 2 प्लस 45 और माइनस 40 और इंटू एक्स माइनस 1800 बराबर 0। अब x की घात 2 प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेना है हमें, x प्लस 45 और यहाँ से माइनस के 40 कॉमन लेना है, तो x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है, इस दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा। x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 45, एक x का वैल्यू ये आया। अब x माइनस 40 बराबर 0, तो एक x का वैल्यू आया प्लस का 40। अब x क्या है हमारा, x है रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले के लिए स्वीकार करेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगी, रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर आपको समझ में अच्छा आएगा। ये एक ठोस इस तरीके का है, यहाँ बनाता हूँ। एक ठोस इस तरीके का है कि इस तरीके का, ऐसे ये बेलन है और ऐसे करके बेलन। अब ये इस तरीके से है कि इधर को एक अर्धगोला लगा पड़ा है और एक अर्धगोला इधर को लगा पड़ा है, इस तरीके से। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 7 सेंटीमीटर। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है। ठीक, एक हमारे पास ये बेलन है और बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रखा पड़ा है और बेलन के नीचे एक अर्धगोला रखा पड़ा है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये इसको जरा ध्यान से देखें तो ये आकृति 3 आकृतियों का सम्मेलन है। एक बेलन है बीच में, अर्धगोला एक ऊपर है, एक अर्धगोला नीचे है। यदि मुझे इस पूरी आकृति का आयतन निकालना है तो इसमें इस अर्धगोले का आयतन निकाल लो और इस अर्धगोले का आयतन निकाल दो और इस बेलन का आयतन निकाल दो और तीनों को जोड़ दो, तो वो जो कुल आयतन आएगा इस पूरी आकृति का आयतन आएगा। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका बेलन का आयतन निकाल लो, अर्धगोला और अर्धगोला मिला के पूरा गोला बन जाएगा, तो एक गोले का आयतन निकाल लो। कैसे भी कर लो, एक ही बात है। ठीक, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है बेलन की ऊंचाई वो क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। तो अगर ये व्यास है 7 सेंटीमीटर, हमको व्यास दे रखा है, ये व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 यहाँ से यहाँ तक और 3.5 यहाँ से यहाँ तक, तो 3.5 हो जाएगा 7, 20 से 7 जाएगा तो बचेगा 14। ये लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ठोस का कुल आयतन बराबर
बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है तो इन दोनों का आयतन सेम आएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 गुणा इसका आयतन होता है 3/2 3/2 3/2 पाई आर क्यू। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हमें इस अर्धगोले का निकालना है, तो यहाँ 4 की जगह 2 हो जाएगा। इस तरीके से अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर रेडियस को और ऊंचाई को रखते हैं, तो पाई का वैल्यू है 22/7 गुणा आर का वैल्यू है 7/2 की घात 2 गुणा ऊंचाई इस बेलन की है 14 प्लस 2 दूना 4/3 पाई। पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू है इसमें 7/2 की घात 3। अब देखो 22/7 यहाँ पर है और 22/7 यहाँ पर है और 7/2 की घात 2 कॉमन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 22/7 गुणा 7/2 की घात 2। ये कॉमन है, तो ये कॉमन में चला गया, ये कॉमन में चला गया, यहाँ रह गया 14 प्लस ये कॉमन में चला गया, ये तो कॉमन में चला गया, यहाँ पे रह गया 4/3 और गुणा 7/2। ठीक, अब इससे ये कट जाएगा 2 बार, 7 दूना 14। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा 22/7 गुणा 7 गुणा 7/2 गुणा 2 और यहाँ पर बचेगा 14 प्लस 7 दूनी 14/3। अब देखिए एक 7 से 7 खत्म, इससे ये 11 बार खत्म, 11 7 77/2 गुणा ये हो जाएगा आपका 14 3 42 42 और 14 56/3। ठीक, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 77 गुणा 56/2 गुणा 3 718.667 सेंटीमीटर की घात 3। ये इसका कुल आयतन आएगा। क्वेश्चन है ये कि यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक बिंदु है हमारा यहाँ पर 3,6 और एक बिंदु है हमारे पास यहाँ पर 3,4 और कोई बिंदु है यहाँ पर मान लो x और y। ये वाला बिंदु मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर A और ये यहाँ पर B और ये पॉइंट C। अब यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो समान है। ये कह रहा है कि ये x, y इस बिंदु से और ये इस बिंदु से समान दूरी पर है, इसको कहते हैं समदूरस्थ। तो x और y में कोई संबंध हो वो बताइए। तो समदूरस्थ तो हम ये कह सकते हैं कि AC बराबर होगा BC के, AC यहाँ से यहाँ तक और ये बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, इसका जो सूत्र होता है वो होता है √x -3 की घात 2 प्लस y -6 की घात 2 बराबर होगा √x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस y -4 की घात 2। ठीक,
दोनों तरफ वर्ग कर दो वर्गमूल हटाने के लिए। ये वर्ग से वर्गमूल खत्म, इस वाले वर्ग से वर्गमूल खत्म। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, x माइनस 3 की घात 2 प्लस y माइनस 6 की घात 2 बराबर x प्लस 3 की घात 2 प्लस y माइनस 4 की घात 2। अब यहाँ पर a माइनस बी की घात 2 का सूत्र खोलेंगे, यहाँ a माइनस बी की घात 2 का सूत्र खोलेंगे, यहाँ a प्लस बी की घात 2 का सूत्र खोलेंगे और यहाँ a माइनस बी की घात 2 का सूत्र खोलेंगे। तो पहले यहाँ खोलते हैं, तो x की घात 2 प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y की घात 2 प्लस 36 माइनस का 12y बराबर x की घात 2 प्लस 9 प्लस 6x प्लस y की घात 2 प्लस 16 और माइनस के 8y। ठीक, अब x की घात 2 से x की घात 2 खत्म, 9 से 9 खत्म, y की घात 2 से y की घात 2 खत्म। अब इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस का 6x प्लस 36 माइनस के 12y बराबर इधर क्या बचा 6x और प्लस के 16 माइनस के 8y। अब देखिए x को एक तरफ ले लो और y को एक तरफ ले लो, तो x को इधर ले आइए और y को भी इधर ले आइए और बाकी सबको इधर ले चलिए। चलो, तो माइनस का 6x ये इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 36 को उधर जाना है तो यहाँ पर बचा ये माइनस का 12y। अब ये 8 इधर को आएंगे तो हो जाएगा प्लस का बराबर, अब ये है यहाँ पर प्लस के 16 और इस वाले को उधर ले जाएंगे तो 36 माइनस का। देखो इसको यहीं रखा, इस वाले को उधर ले आए माइनस का हो गया, फिर इसको हमें उधर पहुँचाना है माइनस का हो गया, ये यहाँ पर ये इसको उधर ले आए प्लस का हो जाएगा और ये ऐसे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 12x और यहाँ बचेगा माइनस का 4y बराबर ये बचेगा आपको माइनस का 20। अब देखो 4 से सभी जगह भाग जा रहा है तो मैं -4 से कर रहा हूँ भाग, ठीक है। तो ये बचेगा, ये है आपके पास माइनस का 12x माइनस का 4y बराबर माइनस का 20। ठीक, अब हमें यहाँ से -4 से भाग कर रहे हैं, -4 से भाग, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x बटे माइनस के 4 माइनस का 4x 4y बटे माइनस के 4 बराबर माइनस का 20 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म 3 बार 3x, ये माइनस से माइनस खत्म प्लस के y बराबर 5। ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये कई बार परीक्षा में आ गया है तो इसको भी कर लेते हैं। तो 2 अंक से बनी संख्या के अंकों को पलट देने से संख्या का योग 66 है और अंकों का अंतर है 2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, संख्या का दहाई अंक बराबर y। संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y, तो संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या होगी हमारी 10, ढाई के अंक में 10 से गुणा करना है 10y प्लस x। देखिए ये यहाँ पर 10 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या का जैसे मानो हमने लिख दिया 53, इसका स्थानीय मान निकालना है तो ये तो 3 होता है और इसका होता है 5 × 10, तो ढाई के अंक पर 10 से गुणा होना है और अगर यहाँ पर कोई सैकड़ा का अंक होता 3 4 मान लो यहाँ पर, तो इसका जो स्थानीय मान होता 4 × 100 होता। तो क्योंकि ये ढाई का अंक है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो संख्या बन जाएगी वो ये बन जाएगी। अच्छा, संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या के अंक उलटने
से प्राप्त संख्या। तो इकाई का अंक दहाई पे चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई पर आ जाएगा, तब क्या संख्या बनेगी? 10x प्लस वाई, ये संख्या बनेगी। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या है हमारी और उसके अंकों को उलटने से जो संख्या प्राप्त हो रही है, उसके अंकों मतलब उसका जो योग है दोनों का वो 66 है। यानी कि इस वाली संख्या को इस वाली संख्या का योग 66 है। तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। संख्या का योगफल 66 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 10y और y 11y और x और 10x 11x बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो y प्लस एक्स बराबर 66 और y प्लस एक्स बराबर 66। इस 11 को इसके बट्टे में पहुंचा दो तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि अंकों का जो अंतर है वो 2 है, तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा, माना x जो है वो बड़ा है y से, तभी इस बात को हम कर सकते हैं। तो x बड़ा है y से, तो x में से y को घटाएंगे तो 2 बचना चाहिए, x माइनस वाई बराबर 2। यदि कोई ऐसे मानता y इज ग्रेटर देन x तो फिर उसको y माइनस एक्स बराबर 2 मानना पड़ता, तब सवाल होता। ठीक, तो मैं इस वाले को मान्य और कर देता। तो अब x और y में एक समीकरण हमारे पास ये है और एक ये है, इन दोनों से हमें x और y का मान निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो सिंप्लीफाई करने पर इसको जोड़ दें तो हो जाएगा, जोड़ने पर तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 8 और x बराबर 4। x का जो वैल्यू आया वो 4 आया। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6। अब x का वैल्यू हमने 4 निकाला है, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 2। ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब संख्या अगर हमें प्राप्त करनी हो संख्या, तो देखो हमारी संख्या थी 10x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। y का वैल्यू हमने 2 निकाला है और x का वैल्यू 4 निकाला है, तो हमारी संख्या बनेगी 10 गुणा 2 प्लस 4, यानी कि 10 दूनी 20 और 4 24। ये हमारी संख्या होगी। क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी से सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक मीनार है और एक मकान है, तो कॉमन सी बात है कि मीनार मकान से ऊंची होगी। मीनार का मतलब टावर, तो ये हमने बना दिया मीनार, यहाँ लिखते हैं मीनार, और ये इसकी आधार रेखा है और यहाँ पर हमने ये बना दिया अभी मकान, ये इधर को ये हो गया अभी मकान, ये मकान मकान। अब मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद है, तो मीनार के शिखर से मकान की छत, मकान की छत ये है और मकान का आधार ये है, इस वाले बिंदु से यहाँ के लिए अवनमन कोण देखा गया इस तरीके से। तो अवनमन कोण यहाँ से बनता है, क्षैतिज से नीचे को देखा जाता है, ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ से अगर कोई नीचे को देखेगा इस तरीके से तो वो बनेगा अवनमन कोण। ठीक, तो ये कितना है? ये है हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहां से ये वाला बिंदु देखा गया ऐसे करके। अब ये वाला जो एक बार फिर ये वाला कोण बना,
तो ये वाला है तुम्हारा 60 डिग्री। तो कह रहे हैं वो ये मकान जो है 10 मीटर ऊंचा है, ये मकान 10 मीटर ऊंचा है इस तरीके से। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो मीनार की ऊंचाई को मान लो h, टोटल ऊंचाई h। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मकान के और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, तो इसको मान लो x। दोनों को मैं निकाल कर दिखा दूंगा। ठीक, इस तरीके से ये हम सवाल को फिगर बना लेते हैं। इस सवाल में फिगर बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना फिगर के ये सवाल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक सीधी रेखा काट लेनी है और इस पर नाम लिख दो A B C D और E। ठीक, अब देखो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। अब ये एक समानांतर, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, जब इसको ये वाला कोण काट रहा है, यहाँ पर दूसरा समझिए, इसे इस तरीके से काट रहा है कोई, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो ये समानांतर रेखाएं हैं, तो इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक, अच्छा इस रेखा के समानांतर ये भी रेखा है, तो ये वाली रेखा यहाँ से 60 का कोण बना रही है, तो ये वाली रेखा भी यहाँ से 60 का कोण बनाएगी इस तरीके से। अब हमें एक बार इस वाले ट्रायंगल में चलना है और एक बार इस वाले ट्रायंगल में चलना है। हमें दो समीकरण मिल जाएंगे, h और x का हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले ट्रायंगल में चलता हूँ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब ये तो 10 है, तो ये टोटल कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये है तुम्हारी मीनार। ये यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो ये बचेगा तुम्हारा h माइनस 10 मीटर। तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार आते हैं tan में, लिखेंगे tan 45 बराबर h माइनस 10 बट्टा x, h माइनस 10 बट्टा x। लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर 10 h माइनस 10 बट्टा x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि x बराबर h माइनस 10, समीकरण नंबर 1। अब इस वाले ट्रायंगल में आकर इस वाले में हमें h और x में एक इक्वेशन और बनानी है, फिर हम h और x का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में। अब ये कोण है, कोण के सामने लंब और ये आधार, तो लंब आधार आते हैं tan में, लिखेंगे tan 60 बराबर लंब का वैल्यू है h, यहाँ से टोटल यहाँ तक बट्टा x। ठीक, अब आपने क्या करना है, tan 60 का यहाँ वैल्यू रख दीजिए और tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h बट्टा x। और यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर पहुँचाओ और इसको इधर पहुँचा दो, तो x बराबर h बट्टा √3। अब क्या करना है हमें, ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x का वैल्यू है और हमारे यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ से दोनों को LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। समीकरण 1/2 से ये हो जाएगा h माइनस 10 बराबर h बट्टा √3, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये हो जाएगा √3h, और ऐसा करते हैं इसको इधर लाइए और इसको इधर पहुंचाइए, तो ये हो जाएगा h माइनस h √3 बराबर 10। ये इधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ से h कॉमन है हमारे पास, 1 माइनस 1 बट्टे √3 बट्टे 10 बराबर 10। अब इसको हल करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा h बराबर h √3 माइनस 1 बट्टा √3 बराबर 10।
अब इसको नीचे पहुंचाइए, इसको ऊपर पहुंचाइए, तो h बराबर 10 √3 बटा √3 - 1 मीटर। चाहूँ तो इसमें हर में कर्ण ही बन रही है, हर का परिमेयकरण करके यहाँ पर √3 को हटा सकते हैं और यह यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से उत्तर ठीक माना जाएगा। सवाल है द्विघात समीकरण से यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x की घात 2 - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा की घात 2 बीटा प्लस बीटा की घात 2 अल्फा का मान होगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम, है नहीं, समीकरण जो है हमारे पास वो है हमारे पास 2x की घात 2 - 3x + 5 बराबर 0। अब हमारे लिए किसका मान ज्ञात करना है? देखो अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, यानी कि इसमें x की घात 2 है तो इसके दो मूल आएंगे, एक को अल्फा नाम दिया है, एक को बीटा नाम दिया है। तो हमारे लिए इसका मान ज्ञात करना है अल्फा की घात 2 बीटा प्लस बीटा की घात 2 अल्फा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, अल्फा बीटा तो गया कॉमन में, प्लस यहाँ पे क्या रह गया, बीटा। इसका मतलब ये चीज क्या है, मूलों का गुणनफल, और ये वाली चीज क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल और गुणनफल डायरेक्ट सूत्र से हमें इस समीकरण से निकालना है। तो लिखेंगे 2x की घात 2 - 3x + 5 बराबर 0 की तुलना ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 से करने पर, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा, b का जो वैल्यू आएगा -3 आएगा, c का जो वैल्यू आएगा 5 आएगा। तो मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, और v का जो वैल्यू है वो है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का वैल्यू 2। और मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का जो वैल्यू है वो है 5 और a का जो वैल्यू है 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 3/2 और अल्फा इंटू बीटा 5/2 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, तो 3 पंजा 15 और बट्टा 2 दूनी 4। इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाता है। सवाल में एक चित्र दे रखा है और उसमें वर्ग है OABC और चतुर्थांश POPVQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें मैं चित्र दे रखा है, मैं वो चित्र बना देता हूँ। पहले एक वृत्त का चौथाई भाग दे रखा है इसमें इस तरीके से, और यहाँ पर जो दे रखा है वो O, P और V और Q इस तरीके से ऐसे दे रखा है, और इसका जो नाम दे रखा है वो दे रखा है A और C, और इस वाले भाग का हमारे लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस तरीके से, ये वाला। और हमारे लिए जो OA जो दे रखा है, OA जो दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस वाले का देखो क्या तरीका है। सबसे पहले तो इस वृत्त का ये चौथाई भाग है, तो वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का पूरे का क्षेत्र होता है πr², और चौथाई का करने के लिए उसको 4 से भाग कर दो, यानी कि πr²/4। इस चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, और उस क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देना, तो वो जो बचेगा इसका और इसका क्षेत्रफल बचेगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए दे रखा है OA, यानी कि 20 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है, 20 सेंटीमीटर। क्या
ये 20 है, ये वर्ग है तो ये भी 20 होगा, और इस वाली साइड को क्या हम विकर्ण बोल सकते हैं इस वर्ग का? लिखेंगे ओ बी ओ बी ओ ए बी सी, ओ ए बी सी वर्ग का विकर्ण है। ये ओ बी इस वाले वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण के लिए अगर ये साइड ए है, वर्ग है, तो ये होता है a अंडर रूट 2 यानी कि 20 अंडर रूट 2, या फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, पीटी से, जो आपको उचित लगे वो कर लेना। ये आएगी तुम्हारी 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या करना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर और माइनस 20 की घात। तो इसकी वजह 20 है, तो रेडियस हो जाएगी 20 अंडर रूट 3, यानी कि पाई गुणा 20 अंडर रूट 2 की घात 2 और माइनस 20 की घात 2। तो इसका वो सही करेंगे तो पाई, और ये हो जाएगा 20 BCM 400, और इसका वर्ग देखो ये आएगा 20 गुणा अंडर रूट 2 और गुणा 20 गुणा अंडर रूट 2 और माइनस 20 गुणा 20, तो ये जाएगा पास 20 BCM 400 और अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो बन जाएगा 2, 400 दूनी 800 और माइनस 400। अब इसमें से यहाँ से 400 कॉमन है तो 400 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1। पाई का वैल्यू रख दें यहाँ पर 400 गुणा, पाई का वैल्यू होता है 3.14 गुणा 2 माइनस 1। यहाँ पर रखेंगे 400 गुणा, ये हो जाएगा आपका 2, 4 दूनी 8, 2.6 माइनस 1। अब हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 400 गुणा 5.28। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 00 आएगा, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3। अच्छा 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ पर लगा देंगे सेंटीमीटर की घात 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा